Good morning, my loving students. As you know that the fifth part had been completed yesterday, and I had told that the narration had been completed with this part, but I said that there were some questions which were difficult, which were of competitive types, that were often asked in board exams in intermediate classes. So I thought that one part also should be made by me, in which we can discuss about some special rules. तो ये जो है 6 पार्ट नरेशन का 6 पार्ट है, ठीक। तो 6 पार्ट में मैंने सोचा कि कुछ जो है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी जो है कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक। तो उन कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि लाओ कुछ जो है उस टाइप के भी क्वेश्चन बता दें, ताकि जो है एग्जाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि कभी कभी इस तरह का सेंटेंस बनता है, रूल फर्स्ट मान लो इसको, रूल फर्स्ट जैसे है he said comma inverted comma well comma I have done the work, I have done the work, ठीक। जैसे कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि he said उसने कहा, well मतलब ठीक, I have done the work कि मैंने कार्य कर लिया है, अर्थात मैं कार्य कर चुका हूं। इस प्रकार के सेंटेंस को कहा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दो। तो हम लोग इस वेल को भी उतार लेते हैं। तो एक रूल होता है कि अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर शुरू में हमें वेल मिले, या एक और है यू सी YOUSEEC, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर शुरू में वेल आया हो या यूशी आया हो, तब ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वेल तथा यूशी को हटा दिया जाता है, और न जानकारी होने पर जो है वेल को भी उतार लेते हैं, सब यू को चेंज कर देते हैं, सी का शा बना देते हैं। तो इनको हटा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इनको इनके रहने और ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ना रहता है। कहने का मतलब ये निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक। और इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वेल तथा यूसी को हटा देंगे और शेष को जैसे बदलते आए हैं, ठीक ना, उसी तरह से चेंज कर देंगे। तो इसको देखेंगे कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड पार्ट है ये असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, ठीक। तो इसको इनडायरेक्ट बदलना है तो असर्टिव वाला रूल लगेगा। तो बाहर आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को सेम उतार देंगे, ही का ही, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए सेड का सेड उतर जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा। और अभी आप लोगों को रूल बताया कि अगर अंदर वेल या यूशी आया है और इनके तुरंत बाद ऐसे कामा लगा है, तब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वेल तथा यूशी को रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे और शेष को जैसे बदलते हैं उसी नियम से चेंज कर देंगे, ठीक। तो जब इसको वेल को हटाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और सेंटेंस असर्टिव है, कंजक्शन दैट लग जाएगा, ठीक। इसी के बाद प्रोनाउन है आई, ठीक। तो ये आई सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज चेंज्ड, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब इसी आई को चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ही आया है, ठीक ना।
तो ही को आई के जगह पर ले जाएंगे। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और ही का सब्जेक्ट सबको पता है ही होता है, इसीलिए आई के जगह पर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हैव डन से मुलाकात होता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इधर देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट में है तो रूल आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। जैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। ठीक, और परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो, सब परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, इसीलिए डन का डन ही उतर जाएगा, दा का दा और वर्क का वर्क, फुल स्टॉप। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वेल आ गया तो दैट के बाद हम लोगों को जानकारी ना होने के कारण वेल लिख लेते हैं, या यूशी आ गया, जानकारी ना होने के कारण यू को चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार सी को शा बना के कामा लगा के आगे चेंज करते हैं। तो यही चीज मैं बताने के लिए इस एग्जाम्पल को कि हमेशा जानते रहिए कि अगर रिपोर्टेड पार्ट के शुरू में वेल या यूशी आता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने कहा जाता है तो वेल तथा यूशी को हटा दिया जाता है, और शेष को जैसे चेंज करने का रूल होता है उसी रूल से हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो वन क्वेश्चन इस इन दिस वे, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम तो यू कैन बता देंगे जी। यूशी। ठीक, लेट अस सी वन क्वेश्चन इन विच देयर इज यूशी इन द स्टार्टिंग ऑफ रिपोर्टेड पार्ट, एज he said, comma inverted comma, you see, comma, you see, I have topped the class, full stop inverted comma close. He said, उसने कहा, comma inverted comma, you see, आप देखते हैं, I have topped the class, मैंने क्लास में टॉप कर गया हूं मैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं, देख रहे हैं कि सेंटेंस ए भी देखा जाए तो अफर्मेटिव है, ए भी अफर्मेटिव है, अर्थात जो रिपोर्टेड पार्ट में जो सेंटेंस आए हैं वो सब असर्टिव है, तो असर्टिव वाला रूल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो रूल यहाँ पर समझना है, ठीक ना, जिस रूल को समझने का अपना उद्देश्य है इस सेंटेंस के माध्यम से, वो यह है कि हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के भीतर शुरू में यूसी आया है ना, शुरू में यूसी आया है, तुरंत इसी के बाद में कामा लगा हुआ है, तो रूल होता है कि जब इन्वर्टेड कामा के भीतर शुरू में यूशी हो या वेल हो, तुरंत बाद कामा लगा हो, तब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वेल तथा यूशी को रिमूव कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, और शेष को जैसे रहता है ये हट गया। ठीक, उसके बाद अब बचा क्या है, ही सेड आई हैव टॉप्ड द क्लास, अब इसी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, और इस प्रकार के वाक्य को तो आप लोग चेंज ही कर लेंगे। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग पार्ट का है उतर जाएगा ही, सेड का सेड रहेगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, टॉप्ड का टॉप्ड हो जाएगा, और दा का दा और क्लास का क्लास, इस प्रकार से। ठीक, मान लीजिए कभी एग्जाम में यूशी या वेल आता है तो इसको रिमूव करके शेष जिस तरह से अभी तक हम लोग बदलते आए हैं उसी प्रकार से बदल देंगे। ठीक,
If there is any problem in understanding this question, you can ask. If no problem, no mention. Then we enter the second rule. After this, we are all going to enter the second rule. सेकंड रूल में अब प्रवेश करते हैं, अर्थात सेकंड रूल क्या है। स्पेशल रूल में जो सेकंड रूल है वो किस प्रकार का है, तो उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, सर कामा यू शुड टीच अस इंग्लिश, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सर यू शुड टीच अस इंग्लिश, श्रीमान जी आपको हमें अंग्रेजी सिखा देना चाहिए। ठीक, अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के भीतर सेंटेंस असर्टिव आया है, तुरंत असर्टिव की तरह तो चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को सी है लिख लेंगे, सेड टू को सबको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो और रिपोर्टेड पार्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट हो अर्थात असर्टिव हो। ठीक, तब सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। यही कारण है सेड टू किस में बदल जा रहा है, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट जो कहते हैं उतर जाएगा। और एक चीज यही समझना है, रूल क्या है यहाँ पर, कि अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में सर आया हो या मैम आया हो या मैडम आया हो, ठीक, तो ये सब रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड पार्ट से सर को, मैम को, मैडम को, इसको हटा दिए। ठीक, और जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट जहां अंत हुआ रहेगा रिपोर्टिंग पार्ट का, वहीं पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देते हैं या विद रिस्पेक्ट लिख देते हैं। जैसे रिपोर्टिंग पार्ट सी सेड टू मी, यही मी तक है रिपोर्टेड पार्ट, तो यहां अंदर से सर, मैम या मैडम को हटा देंगे और इसी के तुरंत बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देंगे या विद रिस्पेक्ट का यूज कर देंगे, आगे दैट का यूज करेंगे और रिपोर्टेड पार्ट में से सर को हटा देंगे, सर, मैम या मैडम को हटा देंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर लेंगे। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली के प्लेस पर विद रिस्पेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड आएगा, सेड के तुरंत बाद रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। कुल मिलाकर के जहां पर कामा लगा है, इसी कामा के ठीक पहले रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, और अंदर से जो है रिस्पेक्टेड वर्ड आया हुआ है, सर, मैम या मैडम, इनको हटा देंगे। अब कुछ छात्रों के समझ में नहीं आता, वो सोचने लगते हैं कि अंदर से सर, मैम या मैडम को क्यों हटाया जा रहा है। ठीक, तो उनको समझ लेना चाहिए कि जो सर होने के कारण अंदर सर शब्द आया है, इसी के कारण ऑब्जेक्ट के बाद में रिस्पेक्टफुली का यूज हो रहा है। रिस्पेक्टफुली मीन्स होता है सम्मान पूर्वक। ठीक, उसने मुझसे सम्मान पूर्वक बोला, तो जो सर में सम्मान है वह सम्मान का भाव रिस्पेक्टफुली में चला गया। ठीक, तो अब किसी भी सेंटेंस में एक ही शब्द के द्वारा तो सम्मान प्रकट किया जाएगा। ठीक, दो शब्द के द्वारा थोड़ा सम्मान प्रकट किया जाएगा, नहीं पता है ना, वैसे भी जो है माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता है। ठीक,
तो कहने मतलब अधिकता किसी चीज की होती है तो अपने आप निगेटिव हो जाता है। ठीक, तो इसमें सर को क्या करेंगे, सर को हटाएंगे, मैम रहेगा मैम को हटा देंगे, मैडम रहेगा मैडम को हटा देंगे, और दैट के पहले, दैट यूज करने से पहले रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्ट का यूज कर देंगे। और सर या मैम मैडम को हटाते क्यों हैं, हटाते इसीलिए हैं क्योंकि इनका भाव रिस्पेक्टफुली में चला जाता है। ठीक, तो ये बिना भाव के हो जाते हैं। ठीक, अर्थात इनका भाव वहां चला गया तो बिना भाव के हो जाते हैं। ठीक, अब आगे कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन दैट लग जाता है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर मी है, मी जाएगा यू के जगह पर, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो मी जाएगा सब्जेक्ट बन करके, तो मी का सब्जेक्ट सबको पता आई होता है। और शुड अगर पहले से आया तो शुड नहीं बदलता है, क्योंकि शुड चाहिए के अर्थ में आया है, वैसे भी शुड का पास्ट नहीं होता है। अगर शुड आया तो शुड का शुड ही उतर जाता है। और शुड ये सब मॉडल वर्ब कहलाते हैं, इनके सबके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए टीच को भी बदलने की कोशिश मत करना, टीच भी नहीं बदलेगा। ठीक, अब आगे चलते हम देखते हैं अश आया हुआ है। अश प्रोनाउन है, वो भी किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अश है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता किसके अनुसार है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तुरंत यहीं से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के घर पहुंच जाएंगे। ठीक, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पर देख रहे हैं कि कोई शी है, SHE। ठीक, अब जब हम इतने लोग शी के पास पहुंचेंगे तो शी सबसे पहले तो घबरा जाएंगे, आखिर क्या हुआ, इतने लोग क्यों मेरे पास आए। तो शी से अपने कष्ट के बारे में बताएंगे कि हम लोग रिपोर्टेड पार्ट के रास्ते पर चल रहे थे, रास्ते में एक प्रोनाउन मिल गया और हम लोगों को जाने नहीं दे रहा है, बड़ा सा डंडा लेकर के रास्ते में खड़ा है, करा नहीं जाने पाओगे। हम लोगों को पता चला कि इसकी मानसिकता को चेंज आप ही कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग आपके पास आए। ठीक ना, और फिर ऐसे बोलेंगे, कहेंगे बताओ जो प्रोनाउन है जिसे चेंज करना है, जिसकी मानसिकता को बदलना है, जिसके जगह पर मुझे चल करके बैठना है, वो किस केस में है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जो ये अस है ए बी का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो तुरंत बताएंगे सी को कि जिसकी जगह पर आपको चलना है वह तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद सी तुरंत कहेंगे चलो ठीक है, मेरा अपना ऑब्जेक्ट होता है हर बन जाती हूं, लेकिन हर नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहां से हर के रूप में जब सी चलती है और यहीं पर आती है ना, ठीक, तो यहां पर देखती है कि मैं तो एक वचन और ए अस जिसकी जगह पर बैठना है बहुवचन है, तो तुरंत हर यहां से फिर लौट जाती हैं और अपने बहुवचन को भेजती हैं, और किसी हर और किसी हिम या ही का जो बहुवचन होता है वो दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। ठीक, ये अस प्लूरल है, इसीलिए सी का प्लूरल दे होगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, इसीलिए यहां पर अस के जगह पर देम हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का इंग्लिश ही उतर जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, देखिए इस सेंटेंस को समझाने का यही उद्देश्य रहा कि कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है, तो चेंज करते समय हम पांचों प्रकार के सेंटेंस पढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो
सर अंदर रहता है तो सर को भी उतार लेते हैं, मैम रहता है मैम को, मैडम रहता है मैडम को। ठीक, तो हमेशा याद रखना इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इन शब्दों को हटा करके दैट लिखने से पहले अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट के तुरंत बाद या तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दीजिएगा या विद रिस्पेक्ट लगा दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये आप लोगों का स्पेशल रूल का सेकंड रूल है। ठीक, अब इसी तरह कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और तीसरे रूल थर्ड रूल के अंतर्गत है। अब थर्ड रूल क्या है, कभी कभी सेंटेंस इस तरह रहता है कि कैकेयी शेड कामा इन्वर्टेड कामा, कैकेयी ने कहा भरत कामा आई हैव सेंट राम टू फॉरेस्ट फॉर योर सेक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। कैकेयी ने कहा भरत मैंने राम को आपके ही भलाई के लिए वन भेजा है। ठीक, देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा के भीतर सेंटेंस अफर्मेटिव दिख रहा है, इसका मतलब असर्टिव है। ठीक, सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, उसके बाद कुछ और बदलने के बारे में सोचते हैं। ठीक, एक चीज इसमें देख रहे हैं कि कैकेयी ने कहा भरत मैंने आपके ही भलाई के लिए राम को वन भेजा है। तो कैकेयी ने किससे कहा, तो आपको मिल रहा है कि भरत से कहा। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिससे बोलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हो या कहीं रिपोर्टेड पार्ट में अंदर चला गया हो। ठीक, तो देखिए जैसे जो भरत है कैकेयी ने भरत से कहा है और जो कुछ कहा वो रिपोर्टेड पार्ट है, तो जिससे कैकेयी ने कहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है तो सेट के बाद आना था, लेकिन सेट के बाद नहीं, ये अंदर चला गया है। तो कभी कभी होता है कि नाउन और प्रोनाउन अपने जगह पर न बैठकर ठीक कट करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार के नाउन या प्रोनाउन को ओकेटिव केस का नाउन कहते हैं या ओकेटिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बैठा हो लेकिन कार्य उसी स्थान वाला कर रहा हो, तब उसे कहते हैं कि ये नाउन ओकेटिव केस में है। तो कहने का मतलब एक रूल आपका बन रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ओकेटिव केस में आया हो, किस केस में आया हो, ओकेटिव। ओकेटिव का मतलब कटे हुए रूप में आया हो, अर्थात ऑब्जेक्ट अपने जगह पर न रह करके कट करके रिपोर्टेड पार्ट में कहीं जाकर बैठा हो, तब ऐसे वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक ऑब्जेक्ट कट करके रिपोर्टेड पार्ट में चला गया है, इसको जो है समझाएंगे, कहेंगे भैया तुम अपने ही कुर्सी पर चल करके बैठो, काहे को बहरवा से अंदरवा चले आए हो। ठीक, इसको समझा करके और घर के अंदर एक घुस गया है तो इसको बता देंगे कि भैया आपकी कुर्सी दरवाजे पर लगी हुई है। ठीक, तो ये जो कहने का मतलब ये भाव है कि जब ऑब्जेक्ट के जगह पर ना आकर रिपोर्टेड पार्ट में कट करके चलाया हो, तब इस ऑब्जेक्ट को ले जा करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक,
तो जब इसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भरत लिखेंगे, तो सेट के बाद टू स्वाभाविक है लग जाएगा, क्योंकि सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो टू आता है जरूर। ठीक, तो इसको यहां से ले जाकर के यहां पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा। अब समझते हुए चेंज कर देंगे, ये मानेंगे कि कैकेयी सेड टू भरत है, और कामा इन्वर्टेड कामा यहां पर मान करके इसको इतने को चेंज कर देंगे। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए, जैसे हिंदी निकाले ना, कहा गया कैकेयी ने कहा भरत, किससे कहा? भरत से कहा। क्या कहा? जो कहा वो रिपोर्टेड पार्ट है, जिससे कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड पार्ट में आया है। तो इंडायरेक्ट में बदलते समय देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है। ठीक, तो रिपोर्टिंग पार्ट में जब ऑब्जेक्ट का स्थान खाली हो और पढ़ने से ऐसा जान पड़े कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठने वाला नाउन या प्रोनाउन रिपोर्टेड पार्ट में है, तो उस नाउन तथा प्रोनाउन को समझा करके ला करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है तो इसको अंदर से ला करके ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठा करके ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद देखिए चेंज कैसे करते हैं। कैकेयी का कैकेयी लिख लेंगे और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। अब कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी सेड को क्यों टोल्ड में बदला जा रहा है? ऑब्जेक्ट है, आया है, लेकिन ये अज्ञानता में, इसे ज्ञान न होने के कारण कि मेरी कुर्सी कौन सी है, अपनी कुर्सी पर न बैठकर ये अंदर लगी हुई कुर्सी पर बैठ गया है। अब लोग कहें कैसे जानेगा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वाक्य की हिंदी निकालो। कैकेयी ने कहा भरत, मैंने राम को आपके ही लिए बन भेजा है, तो कैकेयी ने किससे कहा? भरत से कहा है। जिससे कर्ता कुछ कहा रहता वो कर्मय होता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। बाहर है तो ठीक है, बाहर नहीं है तो अंदर से ला करके उसे बाहर बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भरत, ये भरत अंदर भले दिखने को दिख रहा है, लेकिन ये मान करके चलो कि भरत यहाँ पर है। तो जब भरत यहाँ पर है, सेट के बाद टू लगेगा, और सेट टू किस में बदलता है? यही कारण है सेट टू टोल्ड में बदल जाता है। तो हो जाएगा कैकेयी टोल्ड, और ये भरत जो अंदर है ये बाहर आ जाएगा। कैकेयी टोल्ड भरत, और अब आगे असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, ये अंदर का भरत बाहर आ गया है। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई को कैकेयी के अनुसार बदलेंगे, तो कैकेयी स्वयं नहीं आएंगी क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो कैकेयी नाउन है। ठीक, तो कैकेयी स्वयं नहीं आएंगी, कहेंगी जब प्रोनाउन की कुर्सी है तो मैं अपना प्रोनाउन भेजती हूं। नाउन की कुर्सी पर बैठना होता तो मैं नाउन थी चली चलती, लेकिन प्रोनाउन है इसीलिए मेरा प्रोनाउन जाएगा। और कैकेयी कोई स्त्री है, किसी स्त्री का प्रोनाउन सी होता है, इसलिए सी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड सेंट, और उसके बाद राम का राम लिखा जाएगा, टू का टू रहेगा, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट रहेगा, फार का फार रहेगा। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के जगह पर भरत है, और भरत मतलब हिम, तो यहाँ पर एक पोसेसिव केस है, हिम का पोसेसिव केस होता है हिज, और सेक मीन्स भलाई होता है, तो इसका यही बनेगा कैकेयी टोल्ड भरत दैट शी हैड सेंट राम टू फॉरेस्ट फॉर हिज सेक। कैकेयी ने भरत से कहा कि उसने राम को उनकी भलाई के लिए ही वनवास भेजा था, उनकी भलाई के लिए ही वनवास भेजा। तो इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, जिनको देख करके हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं चेंज कर पाते हैं, भरत को भरत की ही जगह पर उतार देते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्ट का स्थान खाली रहता है,
अंदर वाले नाउन को जिसको कर्ता संबोधित किया रहता है उस संबोधन वाले शब्द को ले जा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा दिया जाता है, अर्थात उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक ना। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है जिसे तो 90% स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। इसी के बाद एक क्वेश्चन, एक रूल और देखिए, उसको भी इसी टाइप का है, उसको अक्सर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय मेकिंग मिस्टेक्स। और इस तरह का है, जैसे एग्जांपल सेम ले लेता हूं, थोड़ा सा अंतर रहेगा बस। जैसे है कैकेयी सेट टू भरत। कैकेयी ने भरत से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक। कैकेयी ने भरत से कहा माई डियर सन, माई डियर सन, ऐसे कामा लगा रहेगा, ठीक। आई वांट, इंपोर्टेंट पार्ट थोड़ा चेंज कर देता हूं, आई वांट यू टू बी द किंग ऑफ अयोध्या, ऑफ अयोध्या, फुल स्टॉप नोट काम क्लोज। कैकेयी सेड टू भरत, कैकेयी ने भरत से कहा माई डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र या मेरे प्यारे पुत्र, मैं चाहती हूं कि आप ही अयोध्या के राजा बन जाएं, ठीक। कैकेयी ने भरत से कहा कि मेरे प्यारे पुत्र, आई मीन्स मैं, ठीक ना, यू मीन्स आपको अयोध्या का राजा बनाना चाहती हूं, अर्थात मैं चाहती हूं कि आप ही अयोध्या के राजा बने, राम बन को जाए, ठीक। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखने की बात है। अगर रूल क्या है, देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब शेड है, ऑब्जेक्ट भरत है, ठीक, और अंदर भी ओकेटिव रूप में भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कटे हुए रूप में भी, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे ना। अगर जैसे माय डियर सन किसको कहा है कैकेयी ने, उन्हीं भरत को ही कहा है, संबोधित किया है मेरे प्यारे बेटे, किसको, भरत को, और कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम ही अयोध्या के राजा बनो, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो संबोधन वाला शब्द है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आया है, और इसको अभी बताते हैं अगर संबोधन के रूप में ऑब्जेक्ट अंदर आया होता है तो इसे बाहर निकाल करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन एक समस्या हम लोगों के सामने भी आ रहा है कि बाहर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली नहीं है, ठीक। बाहर सेट के बाद भरत आए हुए हैं, ठीक। अगर स्थान खाली होता तो माई डियर सन को निकाल करके इसी जगह पर बैठा देते, ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन बाहर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली नहीं है, ठीक, और दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो एक रूल होता है, ध्यान दीजिए कि जब जो रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है अर्थात भरत, अगर इसी को किसी दूसरे नाम से अंदर भी संबोधित किया गया हो, ठीक, किसी दूसरे नाम से अंदर भी संबोधित किया गया, जैसे माय डियर सन किसको कहा गया है, भरत को ही तो कहा गया है, तो इसका मतलब बाहर भी ऑब्जेक्ट है और अंदर भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। क्योंकि कैकेयी ने भरत से कहा और भरत को एक और नाम से पुकारा, मेरे प्यारे पुत्र, तो बाहर भी ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नाम से अंदर भी संबोधित किया गया है। बाहर ऑब्जेक्ट ना होता तो अंदर जो संबोधित करने वाला शब्द है उसे लाके ऑब्जेक्ट बना देते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हुआ था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बाहर ऑब्जेक्ट का स्थान भर रहा है। तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय एक रूल होता है एड्रेसिंग डॉट डॉट एज। एड्रेसिंग डॉट डॉट एज का यूज करके इस प्रकार के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। एड्रेसिंग एज का यूज करने से दोनों ऑब्जेक्ट एड्रेसिंग डॉट डॉट एज के अंतर्गत सेट हो जाते हैं और जो शेष बचता है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। अब देखिए बदलते हैं इस तरह से, जैसे देख रहे हैं कि ए ऑब्जेक्ट आया है, इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से अंदर भी बुलाया गया है। भरत को ही माय डियर सन कहा गया है, राम को नहीं कहा गया है, तो दूसरे नाम से अंदर भी बुलाया गया है। अगर ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट ना होता तो अंदर वाले को लाके यहां पर बैठा कर ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन ये स्थान खाली नहीं है। तो जब बाहर भी ऑब्जेक्ट हो अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नाम से अंदर भी संबोधित किया गया हो, तब इस प्रकार के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एड्रेसिंग डॉट डॉट एज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एड्रेसिंग लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? एड्रेसिंग लिखा जाएगा, एड्रेसिंग। और एड्रेसिंग लिखने के तुरंत बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसका नाम रखेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट, तब समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोल सकते हो सेकंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, सबसे पहले एड्रेसिंग लिखना, इसी के तुरंत बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये भारत को लिखा जाएगा, ठीक। तो एड्रेसिंग और इसी के तुरंत बाद लिखेंगे भारत, ठीक। एड्रेसिंग के तुरंत बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। इसी जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे तो इसी के तुरंत बाद हम एज का यूज करेंगे, ठीक। एज लिखने के तुरंत बाद ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको ले जाकर के लिखेंगे एज के बाद में। लेकिन ये ध्यान देना, प्रोनाउन अगर इसमें है तो प्रोनाउन को बदल करके ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार इससे भारी गलती हो चुकी है, ये अंदर जा चुका है, ठीक। इसीलिए इसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये रिपोर्टेड पार्ट एक बार बन चुका है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, बंद हो चुका है, एक बार एक बदनाम हो चुका है, तब इसको ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक। रिपोर्टेड पार्ट का जो नियम है उस नियम के अनुसार अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को बदल करके ले जाएंगे। जैसे माई है ना, तो माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मतलब कई मतलब सी का पोसेसिव केस हर होता है, तो यहां पर हर हो जाएगा। माई को हर बना करके लाएंगे, हर, उसके बाद डियर का डियर, उसके बाद सन का सन, फिर इसी के बाद ऐसे कामा लगा देंगे, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एड्रेसिंग डॉट डॉट एज में सेट हो गया। कहने का मतलब ए ऑब्जेक्ट और इसके अंदर वाला ए ऑब्जेक्ट दोनों एड्रेसिंग डॉट डॉट एज में आ गया। अब बचा क्या है? इतने को काट दो, जितना एड्रेसिंग एज में इतना जान लो कि अब आया ही नहीं, तो टू भारत माय डियर सन, इतना ही मान करके चलो कि इतना आया ही नहीं है, ठीक। इतने को मान लो कि आया ही। जब एड्रेसिंग डॉट डॉट एज में सेट कर लो तो ये मान करके चलो कि इतना आया ही नहीं है, ठीक। अब इतने को छोड़ करके पढ़ो, कितना क्या मिल रहा है? मिल रहा है कैकेयी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई वांट यू टू बी द किंग ऑफ अयोध्या। अब इसी इतने को चेंज कर दो, ठीक। रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है? कैकेयी। सबसे पहले कैकेयी लिख लो, एक कैकेयी है, ठीक। और सेट को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए, सेट को काहे को टोल्ड में नहीं बदलेंगे? ऑब्जेक्ट तो आया हुआ है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो एड्रेसिंग एज में चला गया, ठीक। अब इसके बाद लिखने के लिए ऑब्जेक्ट तो बचा नहीं है, यहां पर है तो बार बार थोड़ा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक। तो इसीलिए सेट का सेट को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। सेट को टोल्ड में बदलते कब? जब सेट टू के बाद भारत को उतारना होता तब, या टोल्ड के बाद भारत को उतारना होता तब।
हम देख रहे हैं कि भारत अब नहीं लिखा जाएगा, भारत तो एड्रेसिंग के बाद आ गया, और अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एज के बाद आ गया। अब टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखने को बचा ही नहीं है, तो जब टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखने को बचा नहीं तो मतलब फिर टोल्ड नहीं आएगा, शेड आएगा। ठीक, तो यहाँ पर शेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैकेयी शेड। सेंटेंस असर्टिव है, कंजक्शन दैट लगेगा। आई को कैकेयी के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा। वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वांटेड होता है। यू को चेंज करेंगे भारत के अनुसार, तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है, हिम हो जाएगा। उसके बाद टू का टू लिखा जाएगा, बी का बी, द किंग का द किंग, और ऑफ का ऑफ, और अयोध्या का अयोध्या। फुल स्टॉप। This question is very very important in the sight of board exam. If there you are feeling any problem in understanding, you can raise the question from me here again. फिर देख लीजिए, फिर भी एक बार और समझ लीजिए। कैकेयी ने भरत से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमको जो है अयोध्या का राजा बनाना चाहती हूँ। ठीक, या मैं चाहती हूँ तुम ही अयोध्या के राजा बन जाओ। तो देख रहा हूँ कैकेयी ने किससे कहा? भरत से कहा। भरत को एक नाम से और संबोधित क्या कहा? मेरे प्यारे बेटे। ठीक, और मेरे प्यारे बेटे और भरत ये दोनों एक हैं। ठीक, बाहर भी है अंदर भी है। तो अगर ये बाहर भरत ना होता तो इस अंदर वाले को ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन बाहर भी ऑब्जेक्ट अंदर भी ऑब्जेक्ट, इसलिए मजबूरी कोई कोई नियम ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अगर मिलता है सेंटेंस के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, उसी को दूसरे नाम से बाहर भी संबोधित किया गया है, तब तुरंत समझ जाना कि इस प्रकार के वाक्य को डॉट से डॉट में बदलते समय एड्रेसिंग द डॉट एज का प्रयोग होगा। ठीक, एड्रेसिंग, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए एड्रेसिंग का अर्थ क्या होता है? एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। ठीक, अब इसकी मीनिंग निकालिए। इसका अर्थ है कि कैकेयी ने भारत से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्ही को अयोध्या का राजा बनाना चाहती हूँ। इसका अर्थ है कि भारत को नहीं, अपने प्यारे पुत्र के रूप में संबोधित करती हुई। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करती हुई। भारत मतलब भारत को, एज मीन्स के रूप में, हर डियर सन मतलब अपने प्यारे बेटे के रूप में, अपने प्यारे पुत्र के रूप में, मतलब भारत को अपने प्यारे पुत्र के रूप में संबोधित करती हुई कैकेयी ने कहा कि वह उन्हीं को अयोध्या का राजा बनाना चाहती है। ठीक, तो ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक, और एक और देख लीजिए इसके सरूर में, जैसे कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट में इन्वर्टेड कामा के भीतर कभी कभी आई फील मिलेगा, आई फील या आई होप या आई थैंक। तो हमेशा नोट करिएगा कि अगर आई फील है, ठीक, अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर आई फील आया है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको टोल्ड या सेड नहीं लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को फेल्ट में बदल देंगे। अगर आई होप है तो होप्ड में बदल देंगे, आई थैंक है तो थैंक्ड में बदल देंगे। इस तरह से चेंज कर देते हैं। लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रूल। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई फील कामा, you will pass the exam। ठीक, उसने कहा मैं महसूस करता हूं कि तुम परीक्षा पास कर लोगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड पार्ट के भीतर अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर आई फील आया है। ठीक, तो उसके बाद कामा लगा, एक अलग क्लास आया हुआ है। तो जब रिपोर्टेड पार्ट में आई फील उसके बाद कामा हो तब इसे हटाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को फेल्ट में बदल देंगे। ठीक, इसका बन जाएगा ही
उसके बाद फेल्ट, फिर दैट और यू को चेंज करेंगे ही, और बिल का पास्ट हो जाएगा वुड, उसके बाद पास, फिर द एग्जाम, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, तो अगर कहने का मतलब यह है जैसे यहाँ पर आई फील आया है, ऐसे इन्वर्टेड कामा के भीतर कभी कभी आई होप मिलता है, आई थैंक मिलेगा, फिर कामा रहेगा, ध्यान देना, और कामा के बाद कोई क्लास रहेगा, तब आई फील रहेगा तो सेट को फेल्ट में बदल दीजिएगा, आई होप रहेगा तो सेट को होप्ड में बदल दीजिएगा, अगर आई थैंक रहता है तो सेट को थैंक्ड में बदल दीजिएगा। ठीक, इस तरह का भी कभी कभी हम दोनों एग्जाम्पल बता दीजिए। अच्छा ठीक, देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल रह गए। ठीक, जैसे है सी सेट कामा इन्वर्टेड कामा, आई होप कामा, you have got सक्सेस। ठीक, उसने कहा कि मेरी आशा है कि आपको सफलता मिल गई होगी। ठीक ना, मिल गई है। तो देखिए यहां पर इन्वर्टेड कामा के भीतर आई होप आया है, तुरंत बाद कामा लगा हुआ है, इसके बाद क्लाज आया है, क्लाज मतलब सेंटेंस ही आप लोग समझिए। ठीक, क्लाज मतलब वाक्य होता है, तो आगे जो है क्लाज है। ठीक, तो जब रूल होता है कि रिपोर्टेड पार्ट के भीतर आई होप हो, कामा हो, आगे कोई क्लाज हो, तब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इस आई होप को हटा देंगे और सेड को होप्ड में बदल देंगे। ठीक,